छह अधिकार बहुत जरूरी हैं, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, मेरे ख्याल से इस चैप्टर में वही चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। एक बार अब चैप्टर देख लेते हैं। ये आया 1960 से भारत में शुरुआत हुई थी, और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से आलोक लेखन का प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। 60 में शुरुआत हुई थी, यही ऑब्जेक्टिव था वो। ये वाला फिर से एक ऑब्जेक्टिव 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का संरक्षक सदस्य बन गया है। 115 देश हैं और 220 संस्थाएं हैं टोटल। 1986 में कोपरा अधिनियम पारित हुआ था। कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, वो लगा के रखा उन्होंने। रेजी का कष्ट, तो रेजी के बारे में पढ़ा है भैया अपन ने। हाँ, वो उपभोक्ता इंटरनेशनल में 100 देश और 200 100 देश और 200 संस्थाएं। क्या बोला ऋषि? वो उपभोक्ता इंटरनेशनल में वो जो बुक में आपकी बुक में 115 लिखा है ना, वो 100 देश और 200 संस्थाएं। अच्छा, चेंज है नई बुक में, पुरानी बुक के कारण से अलग हो गया होगा। अच्छा, वो बता दिया। 100 से भी अधिक देश हैं और 200 से अधिक संस्थाएं हैं। इसमें अलग दिया हुआ है, 115 से भी अधिक देश और 220 से अधिक संस्थाएं। 100 और 200 कर दिया उन्होंने। सही है, अच्छा वो मैच किया। एमआरपी समझते हो मेरे ख्याल से क्या होती है? एमआरपी पूछी जा सकती है। उसके बाद सब अधिकार शुरू हो जाते हैं। मैं लास्ट पे जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस पे। बस बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है इन्होंने, इस पे निकालना आता है मेरे ख्याल से आपको। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। अबे इसमें बुक में ही तो दिया है क्वेश्चन। कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है, सही है क्या गलत? ये कब हुआ भाई? भी गलत है। मैंने टिक लगाया, गलत है बिल्कुल। और इस पे तो गए नहीं अपन, लास्ट पेज पे, ये सही गलत? भैया कहे थे ना, कर तो लिए थे। हमने नहीं करे भाई, हमको पता ही नहीं है, हम टीचर है, हमको ही नहीं पता है कि लास्ट 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 पेज पे सही गलत है। भैया मेरी बुक में पहले पे टिक लगाया गलत, बस उसके बाद कोई भरा ही नहीं। हाँ उसके भैया बाद मेरे भरे में भी भी नहीं। पहले हाँ पे भैया, लगा है। मेरे ये में भी। मेरे में भी। पहले पे लगाओ गलत, फिर उसके बाद भारत और विश्व के उन देशों में से एक है जिनके पास उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं, सही है ये वाला। जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसके साथ शोषण हुआ तो उसे जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए, सही है बिल्कुल। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है, नहीं गलत है। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है, तो ये जस्ट उसका अपोजिट है, अभी अपन ने जो पढ़ा था। अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। ये ये गलत है, आपने पढ़ा है उसे। हाँ हाँ, गलत है, पढ़ा है, लेकिन बुक कैसे बोल सकती है कि बुक में कहीं आया है क्या? हाँ भैया आया ना पेज नंबर? भैया, 86 पेज पे लिखा है। हाँ, सही है।
सरल और शीघ्र होती है, गलत स्टेटमेंट है। उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर, मेरे को मालूम क्यों इसमें डाउट हो रहा है, क्यों मैंने इस पे थोड़ा सा शक किया, क्योंकि अभी के केस में उपभोक्ता जो के बारे में जो काम कर रहा है, कंज्यूमर फोरम पे जो काम चल रहा है, वो ऑनलाइन निपटान हो रहा है। वो जो समस्याएं हैं वो ऑनलाइन दर्ज हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटान हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब प्रभावी तरीके से हो रहा है। इसलिए मेरे को इस पे थोड़ा सा डाउट हुआ कि बुक में कहीं आया है जिक्र, तो बात सही है, लेकिन मेरा काम है डाउट करना उस चीज पे ना। तो आपको जो भी लगे, उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से सही गलत लगा लिए होंगे आपने। भैया हाँ, भैया चावाला कहाँ लिखा है, मैं तो दिखा ही नहीं। अच्छा वाला है ना, पेज नंबर 86 पर है, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में टॉपिक है। वहां पर बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ देखो, फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य बाधित साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, ये मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने में आगे बढ़ने बाद में काफी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारों को समय रसीद नहीं दी जाती, ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। तो बिल्कुल सही है। भैया तो चावाला गलत होगा। चा वाला गलत है, हाँ। सरल नहीं है, सरल और शीघ्र नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। अंशिका ने पहले ही बोला था, उस टाइम भी बोला था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सही है, शोषण हुआ निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए, सही है। ये गलत है, हॉलमार्क वाला सही है, ये गलत है। भुगतान मुआवजा में ये सही है ना। तो आई होप आप लोगों ने लगा लिए होंगे। सही जोड़ी पे आते हैं। सही जोड़ी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है। पहला, एक उत्पाद के घटकों का विवरण, तो ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। एगमार्क जो है वो खाद्य पदार्थों की रहती है, अनाजों और खाद्य तेलों का प्रमाण रहता है एगमार्क। फिर उसका स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना, यह आएगा सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत। ग्राहक को जरूरी है सुरक्षा देना। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी, तो ये आएगा उपभोक्ता मामलों में संबंध, इसको अभी रहने देते हैं, आखिरी में देख लेंगे। उपभोक्ता इंटरनेशनल जो है वो उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल लगा है ना, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक होता है, मतलब यही वाला, इसके सामने वाला ही है। इसमें 6 भी है, 7 दिए हुए हैं। फूड फोर्टिफिकेशन नई वाली बुक में दिया हुआ है। तो फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना, वो फूड फोर्टिफिकेशन कहलाएगा। और बचा हुआ जो रहेगा जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी, तो ये होगी उपभोक्ता मामलों में संबंध रहेगा इसका, है ना। तो ये चीज है। इस चैप्टर को यहीं खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन बता दिए इंपॉर्टेंट, और ज्यादा कुछ उसमें खास है नहीं। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर। पहले देखते हैं कितने नंबर का आना है उसमें से। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। एक अंक का एक प्रश्न और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट मार्क करवाए हैं। कुछ पोर्शन हटा हुआ भी है, न्याय संगत वाला पोर्शन हटा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन हटा हुआ है, वो हटा हुआ है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले मैं चाहता हूँ आप मैच करते जाना है ना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें गड़बड़ ली हुई हैं। देखा आपने, पुरानी बुक है, 20-21 की बुक है, 20-21 की बुक है यार। अपनी 21-22 की है क्या? हाँ यार, 21-22 की है ना, सही तो है। 1 साल पुरानी बुक है, उसमें इतना फर्क आ गया। थोड़ा सा मैच करते जाना। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्टार्टिंग में रूपरेखा निकल के आ गई, वैश्वीकरण है क्या। यहाँ पर कोई डायग्राम बने हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण से जो है वो
वैश्वीकरण के कारण से दुनिया पूरी एक मंडी के नीचे आ गई है उसके कारण से। तो हम पहले चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं 2 नंबर के हिसाब से इसमें कौन सा टॉपिक है। तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए, या वैश्वीकरण क्या है आप बता सकते हो। वैश्वीकरण के कारण से वैश्वीकरण एक मंडी है जिसमें दुनिया भर की कंपनियां एक छत के नीचे आ गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मंडी सही में लग रही है कहीं पर दुनिया, उसका मतलब ये है कि दुनिया ने अपनी बाउंड्री दूसरे देशों के लिए, कंपनियों के लिए खोल दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया है, जिससे दूसरे देश की कंपनियां भी आती हैं। उससे होता क्या है, उससे उपभोक्ता को बाजार में वस्तु की कई प्रकार की वैरायटी मिलती है और उसको जो है फायदा भी होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की प्राप्ति हो रही होती है उससे, है ना। तो वैश्वीकरण के बारे में यही लिख सकते हो आप अगर आता है तो। बहुराष्ट्रीय कंपनी, पहला तो आता है अंतर्देशीय उत्पादन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनका एक से अधिक देशों में उत्पादन, नियंत्रण अथवा स्वामित्व होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए टाटा स्टील, टाटा स्टील जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। रिलायंस लिख सकते हो आप, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। अमेजोन लिख सकते हो, अमेजोन भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो ये लोग क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यरत अथवा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप बहुराष्ट्रीय कंपनी में जोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना। पता होना चाहिए आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया होता, कॉल सेंटर लिया हुआ है, जैसे कोई कंपनी ने कॉल सेंटर खोल के रखा है। अमेजोन का उदाहरण लिया था मैंने क्लास में भी, फिर से ले रहा हूँ। वो अमेरिका की कंपनी, अमेरिका के कस्टमर को यहाँ इंडिया इंडिया का बंदा हैंडल कर रहा होता है, तो उनको फायदे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा कीमत देना पड़ती है। तो यहाँ पर यही इसी के बारे में लिखा हुआ है। एक ब्रांड लेवल पर मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ था, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं, जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनियां कोरिया से सूत ले सकती हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एप्पल जो है वो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन असेंबल उसका सामान चाइना में हो रहा है, तो वहां पर मेड इन चाइना लिखा हुआ आ रहा है। हो सकता है असेंबल अमेरिका में हो रहा हो लेकिन चाइना में बन रहे हो पार्ट्स, तो डिपेंड करता है। ऐसा बहुराष्ट्रीय कंपनी आमतौर पे कर रही होती है। अपने इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है मोबाइल बनाती है जो बिना चाइना की मदद के बना ले, पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन जितनी भी मोबाइल की कंपनियां हैं, टीवी वगैरह है, ज्यादातर पार्ट्स जो है वो चाइना से मंगवा रहे होते हैं। तो यहाँ असेंबल करते हैं और बोलते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। पार्ट्स तो चाइना से ही आ रहे हैं ना, कच्चा माल तो वहीं से आ रहा है। फिर उसके बाद आता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां श्रम कम लागत, कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हर जगह नहीं लगा लेती, कंपनी वहीं पर लगाती है जहाँ पर श्रम सस्ते में मौजूद हो। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद वो देखती है भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद बिक्री की मुद्रा को निवेश कहते हैं। तो वो फिर निवेश करती है कंपनी वहां पर, यहाँ आती है। और फिर उसके बाद मैंने टाटा का उदाहरण लिया था, आपको याद होगा। टाटा जो है बंगाल से भगा दिया गया था टाटा को बहुत बुरी तरह से नैनो के प्लांट के लिए, तो नरेंद्र मोदी ने वहां पर बोला कि आप आइए हमारे गुजरात में। तो कंपनी जो भी भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण खरीदती है उसको बोलते हैं, जो भी पैसे लगाती है उसको बोलते हैं निवेश, कंपनी का निवेश, है ना। तो निवेश पूछा जा सकता है, निवेश किसे कहते हैं। तो कंपनी अपना सेटअप लगाने के लिए जो भी चीजें संसाधन खरीदती है, भूमि खरीदती है, मशीन खरीदती है, तो वो जिस मुद्रा का उपयोग करती है उसे हम निवेश कहते हैं, है ना। तो ये चीज जरूरी है, पता होना चाहिए आपको। इंडिया की जीडीपी, जो राष्ट्रीय जो जीडीपी है वो है 3 ट्रिलियन करीब, है ना, 3 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन में 10 की घात 12 होते हैं, यहाँ पर लिखवाया हुआ है मैंने। यहाँ पर परख फूट का एग्जांपल लेके बताते हैं कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं और अपना मार्केट बढ़ाती हैं, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण से बताया हुआ है, उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने आप को प्रसार कैसे करती है। वो लोगों से मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया लुधियाना के घर में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र, नॉर्मल एक आम इंसान बना रहा है फुटबॉल यहाँ पर,
और ये यूरोप में बेचेंगे तो ये इनको हो सकता है एक फुटबॉल का 10 या 12 रुपए दे रहा है, 15 रुपए दे रहा है। और यही फुटबॉल जो यूरोप में बेचेंगे तो वो कम से कम 10 यूरो यानी कि लगभग 1000 रुपए की बेचेंगे। 8 से 10 यूरो की बेचेंगे यूरोप में बेचेंगे तो 800 से 1000 रुपए की बेचेंगे। इनको कितने 15 रुपए देना पड़ रहा है। यही काम अगर यूरोप में किसी से करवाएंगे तो ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी इस तरह से काम कर रही होती है। हालांकि इन सब चीजों का मतलब नहीं है अभी बताने से। क्या आप मानते हैं कि फोर्ड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्यों? तो आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। फोर्ड यस एक फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेरिका में है, लेकिन भारत में आकर ये क्या करती है, सामान मंगाती है और यहीं पर गाड़ियां बनाती है। तो क्योंकि यहाँ पर इसको जो और यहाँ से फिर मोटर बनाकर कई देशों में इंपोर्ट भी करती है, भेजती भी है, इसीलिए फोर्ड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसको यहाँ पर श्रम सस्ता मिलता है इसलिए यहाँ पर आके घूमा। फिर उसका अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया? तो विदेशी निवेश क्या करते हैं? ऐसी बाहरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो भारत में आकर भूमि और मशीनों आदि पर अपनी मुद्रा खर्च करती है, उसे हम विदेशी निवेश बोलते हैं। फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया हुआ है? 1700 करोड़, चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए निवेश किया हुआ है। तो फोर्ड मोटर्स का स्पेशली नहीं पूछ सकते आपसे क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी का, लेकिन विदेशी निवेश पूछा जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग होती हैं? तो एक साधारण कंपनी किसी एक देश में ही निर्माण से लेकर बेचने का काम करती है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने निर्माण से लेकर बेचने की लागत अलग अलग देशों में कर सकती हैं। इन्हें जहां पर भी उस चीज से संबंधित बाजार सस्ता और सुलभ सुलभ मिलता है, ये वहां पर अपना निवेश करती हैं और कम से कम लागत पे चीजें बनाकर दुनिया में किसी भी देश में बेच रही होती हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रही होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक साधारण कंपनी से इसी प्रकार से अलग होती है। इनको जहाँ वर्कर सस्ते मिल गए वहां फैक्ट्री बना देंगे बनाने की। जहां मार्केट अच्छा बिकता है, जैसे फुटबॉल यूरोप में बहुत ज्यादा बिकती है, तो वहां पर बेचेंगे, वो बेचने का मार्केट वहां पर होगा इनका। और कॉल सेंटर जहां सस्ता मिलेगा वहां पर कॉल सेंटर लगा देंगे ग्राहकों की सुविधा के लिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से इस प्रकार से अलग होती हैं कि इनको जहां पर भी बाजार सुलभ होता है ये वहां पर अपना सेटअप लगाती है। अगर इनको उत्पादन करना है किसी देश में, श्रम सस्ता है, तो वहां पर उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाएंगी और बेचने के लिए किसी दूसरे देश में भी जा सकती है। इस प्रकार से ये कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा कमाती है। और इसी कारण से ये अलग है नॉर्मल कंपनी से, है ना। तो ये जरूरी है आपको पढ़ना, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। तो यहाँ पर फिर आती है उदारीकरण की प्रक्रिया, है ना। विदेशी व्यापार किसको बोलते हैं? विदेशी व्यापार जो है भारत में चीन के खिलौने, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजार को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। सामान्यतः व्यापार खोलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवास। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे देश में हजारों मील की दूरी होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार मतलब कि एक कंपनी का दूसरे देश में जाकर व्यापार करना, वहां पर अपना सामान बेचना, विदेशी व्यापार कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन है, विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। विदेशी निवेश में कंपनी आती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो जहां पर भी सस्ता श्रम मिल जाता है ना वहां अपनी आएगी फैक्ट्री लगाएगी, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर बेचे भी। वो विदेशी निवेश है। जैसे अभी आपने लुधियाना में महिलाओं को फुटबॉल खेलते हुए देखा, तो उन्होंने फुटबॉल के लिए निवेश किया होगा ना, महिलाओं को पेमेंट दी होगी ना, कुछ मुद्रा दी होगी ना, वो विदेशी निवेश कहलाएगा। जबकि विदेशी व्यापार में चीजें जो है वो बेची जाती हैं, दूसरे देश में जाकर बेचना, जैसे फुटबॉल यूरोप में बेचेगा तो वो विदेशी व्यापार होगा। विदेशी निवेश में केवल मुद्रा चीजें इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे लगाए जाते हैं केवल। व्यापार व्यापार मतलब क्या हो जाएगा विदेशी व्यापार में? विदेशी व्यापार में जो है वो मार्केट जहां पर बेचा जा रहा है, उपभोक्ता को चीजें बेची जा रही है ना। थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। विदेशी व्यापार पर्टिकुलर डेफिनेशन दी हुई है क्या? सरल शब्दों में कहा जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश। डेफिनेशन वाइज वो बिल्कुल साधारण सी डेफिनेशन होगी, सही है, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं कर रही है बुक का। क्वेश्चन का उद्देश्य आपको विदेशी व्यापार
और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है कि क्या मेन अंतर है। तो आप ये तो बता सकते हो कि विदेशी व्यापार किसको हाँ चलो ठीक है, डेफिनेशन ही बताई आपने, ठीक है सॉरी मैंने गलत वे में ले लिया। विदेशी व्यापार घरेलू बाजार में, सही है वो डेफिनेशन भी। विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजार को बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान करता है। विदेशी व्यापार में जो हमने, जैसे हमारे यहाँ का कोई खिलौने निर्माता है, उसको चाइना में बेचने का मौका मिल रहा है, उसको बोलेंगे विदेशी व्यापार। जबकि निवेश करना क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर समझो, थोड़ा सा बारीक अंतर है। मैं अपनी चीज किसी दूसरे देश में बेच रहा हूँ जाकर, तो उसको बोलेंगे विदेशी व्यापार। जबकि मैं अपनी चीज दूसरे देश में सोचूं यार वहां पर कर्मचारी सस्ते हैं, तो मैं क्यों ना वहीं बनाने लगूं वो चीज, वो कहलाएगा। मेरे को बनाना है तो वहां फैक्ट्री बनाना पड़ेगी, मजदूरों को रखना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे विदेशी निवेश। थोड़ा सा फर्क है ना। तो आप समझ रहे होंगे, ज्यादा कोई क्वेश्चन वैसे इसमें का आता नहीं है, केवल पता होना चाहिए। इनकेस अगर आ जाता है तो आप लिख सको विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है। मन से लिख सकते हो, वैसे आप उदाहरण देके भी लिख सकते हो। यदि किसी कंपनी जैसे भारत की कोई कंपनी खिलौना बेच रही है, जैसे चाइना की खिलौने की कंपनी का उदाहरण ले सकते हो। चीनी खिलौने कंपनियों ने भारत में आकर जो भारतीय खिलौना व्यापार पर असर डाला और यहाँ के खिलौना इंडस्ट्री पर अपना आधिपत्य जमा लिया, उसे हम बोलेंगे विदेशी व्यापार। उदाहरण देके समझा दो, कोई दिक्कत नहीं। और विदेशी निवेश किसको बोलते हैं, जब कोई चीनी कंपनी भारत में आकर यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाती है, यहाँ निवेश करती है, मजदूरों को हायर करती है, उससे हम बोलेंगे निवेश करना। तब वो चीनी कंपनी भारत में आकर निवेश कर रही है। दोनों में ये फर्क है। व्यापार में केवल चीजें बेची जाती हैं, निवेश में यही बनाई जाती है, यही बेची जाती है, या दूसरे देश में भी बेच सकते हैं। थोड़ा सा मामूली सा फर्क है ना। आई होप समझ गए होगे। समझने के लायक ही है वो, रटने के लायक नहीं है। अगला जो है आता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों में बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ये पूरा वैश्वीकरण में लिखना पड़ेगा आपको। परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेशी देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है ना। लोगों का आवागमन भी इसी के अंतर्गत आता है, मतलब लोग इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, वो भी सही है। पहला है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो अलग अलग देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश करती हैं दूसरे देशों में, और उसके कारण से वैश्वीकरण को मदद मिलती है। क्योंकि जैसे दूसरी कंपनी भारत में आई, अमेजोन भारत में आई, तो फिर यहाँ आएगी तो यहाँ बनाएगी भी, यहाँ बेचेगी भी, जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को फायदा होगा उस कंपनी के आने से। इसके कारण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश में जाएगी नहीं तो लोगों को पता क्या चलेगा कि भाई साहब अमेरिका की आपको कई सामान ऐसे मिलेंगे अमेजोन पे जो कि भारत में बनते ही नहीं है, अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं। तो उसके कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में मदद करती हैं, है ना। उसके बाद फुल फॉर्म आता है, अच्छा कंटेनरों के बारे में आता है। कंटेनर पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं। वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है, जिससे जहाजों, रेलों, वायुयानों के ट्रकों में क्षति लाद कर कंटेनर की ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने में गति में वृद्धि हुई है। तो ये कंटेनर होते हैं, इसमें सामान रखकर रेल मार्गों, जलयानों और वायुयानों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, जिसके कारण से जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, माल ढुलाई का पैसे में कमी हुई है, माल ढुलाई सस्ते में हो जाती है। और वायु मार्ग सस्ता हो गया है इसके कारण से। परिणाम था वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हो गया है कंटेनर के कारण से। उसके बाद आईटी सेक्टर आता है। आईटी का पूरा नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आईटी का, कि आईटी का फुल फॉर्म बताओ। तो इंटरनेट उसी के अंतर्गत आता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटी, है ना। तो क्या मतलब है इससे, एक मैगजीन है, उसको दिल्ली में छपाई सस्ती पड़ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं अपनी, और दिल्ली में छपवाते हैं और यहाँ से हवाई जहाज से मंगवा लेते हैं। तो उनको जो है वहां पर हवाई जहाज से मंगवाने के बाद भी वहां की प्रिंटिंग की जगह यहाँ सस्ता पड़ता है। उसके बाद आता है उदारीकरण। तो उदारीकरण की प्रोसेस जरूरी है। आयात पर कर, ये व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक किसको बोलते हैं,
बिजनेस में जो भी परेशानी आती है उसमें अवरोध उत्पन्न होते हैं, टैक्स ज्यादा लगा देना वगैरह वगैरह, विदेशी नागरिक को यहाँ जमीन नहीं खरीदने देना, ऐसी सब परेशानी आती है, उसको व्यापार अवरोधक बोलते हैं। मतलब व्यापार नहीं लगाने देना, उन व्यापार अवरोधकों को दूर करना। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ उदारीकरण की प्रक्रिया, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। भारत में उदारीकरण कब हुआ? 1991 में। 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, है ना। ये दोनों जरूरी है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हो? तो आपको पता होना चाहिए, व्यापार अवरोधकों को हटा देना और जो औद्योगिकरण होता है उसकी प्रोसेस में सहूलियत लाना, उसमें से परेशानियों को दूर करना, वो सब क्या कहलाएगा? उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। उसके बाद टॉपिक हटा हुआ है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में अच्छे बुरे दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये हटा नहीं है वैसे टॉपिक, है ना, लिखा नहीं होने। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है ना। मतलब उसके कारण से क्या हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में आई, क्वालिटी वाला माल मिला भारत को। आप खिलौनों में भी क्वालिटी देखते हो। हम पहले कैसे खिलौने से खेलते थे, वो लकड़ी का ऐसा गुट्टा रहता था, टक 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 खेलते लकड़ी के उससे। हमारे जमाने में तुम लोगों ने तो अच्छे से खेला होगा। और अभी के देखो बच्चे रिमोट वाली कार चला रहे हैं, ये वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो क्वालिटी में फर्क हुआ है बहुत। तो वैश्वीकरण से ये फायदा हुआ है, पहला फायदा। दूसरा फायदा लिखा हुआ है, दूसरे अनेक शीर्ष कंपनियों की बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभ हुआ है। जो मेन बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी, तो प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को सस्ते सामान मिलते हैं, है ना। दूसरा फायदा ये हुआ है। और फिर उसके बाद इसमें कुछ भारतीय बड़ी कंपनियों के नाम भी आते हैं जो कि जरूरी है। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट, सुंदर फॉर्म्स, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों को प्रसार कर रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं, है ना। तो टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां बनाती है, गाड़ियां। इन्फोसिस आईटी की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है। रेनबैक्सी दवाइयां बनाती है, रेनबैक्सी वॉल्यूम नहीं सुना होगा आपने। एशियन पेंट्स पेंट बनाती है। सुंदर फॉर्म्स नट और बोल्ट बनाती है, कुल कल पुर्जे मशीनों के। तो उसके कारण से ये उसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये हट गया है। हाँ, इस पर आ जाओ। इसमें क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। मैंने शायद टिक भी लगवाए हुए हैं इस पर क्लास में, वो जरूरी है। पहला, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, जरूरी है। उसके बाद जो है वो श्रम कानूनों में लचीलेपन से कंपनियों को कैसे मदद मिलेगी? श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? कई श्रम कानून इतने कठिन होते हैं कि कंपनियां उसको पालन ही नहीं कर पाती हैं, उसके कारण से वो रोजगार ही नहीं दे पाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्रमिकों को जो है वो छुट्टी कंपलसरी कर देना। अब श्रमिक छुट्टी का फॉलो करते हैं, ज्यादा छुट्टियां लेते हैं, तो भाई कंपनी वो कैसे करेगी, काम कैसे करेंगे लोग? इसके कारण से कुछ कानून ऐसे थे जो कि कंपनियों को नुकसान दे देते थे, श्रमिकों को तो फायदा देते थे लेकिन कंपनी को नुकसान दे देते थे। इसलिए श्रम कानून में लचीलेपन जो है वो जरूरी हो जाते हैं, कंपनियों को मदद मिलती है। आप ये वाला अटेंडेंस वाला पॉइंट रख सकते हो कि कुछ नियम ऐसे थे श्रम कानून के अंतर्गत जिसके कारण से कंपनियों को नफा नुकसान होता था, कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसलिए श्रम कानून में थोड़ी सी लचीलापन जरूरी है, जिससे कंपनियों को मदद मिले, वो नौकरी पर रख सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को। उसके बाद जो है, दूसरे देशों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं? लिखा है क्या अपन ने ये क्वेश्चन? आपके पास है? वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी ऑब्जेक्टिव है जो कि देख ही रहे अपन। दो दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदार के पास ये वाले ऑब्जेक्टिव तो मुश्किल है, भरे हुए हैं आपने, हालांकि सही जोड़ी मिलाना है इसमें। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को सस्ते दामों पर खरीदती हैं, इसका आएगा कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल के सामान के लिए किया जाता है।
पहले का ब, फिर उसके बाद आयात पर कर और कोटा उपयोग कर व्यापार नियमन के लिए किया जाता है, यह आएगा व्यापार अवरोधक। सही जोड़ इतनी बुरी तरह से लिखी है। विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबेक्सी। आईटी ने सेवाओं के उत्पादन और प्रसार में सहायता करी है, तो इसका आएगा 1 2 3 4, चौथा जो है कॉल सेंटर आईटी। हाँ आईटी। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्पादन के लिए निवेश किया है, तो वो मोटर गाड़ी आएगा, है ना। अगला सही विकल्प है, कर चुके हो आप हालांकि। वैश्वीकरण के विकास 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। इसमें आएगा देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का सभी का आवागमन हुआ है। फिर उसके बाद विश्व के 2 देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। वैश्वीकरण से जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो सभी लोगों को, विकसित देशों को, विकासशील देश के श्रमिकों को, उपयोग में से कोई नहीं। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, उपयोग में से कोई नहीं। सभी लोगों को आएगा इसमें। अपन ने, आप लोगों ने बुक में क्या लगाया है इसका आंसर? मैं ये नहीं भरा। नहीं भरा। सभी नहीं लोगों को भैया। आएगा इसमें। सभी लोगों को फायदा पहुंचा, इससे केवल विकसित देश या विकासशील देश के श्रमिकों को नहीं, सभी को फायदा पहुंचा है। अब देख लेते हैं रिमेडियल मॉड्यूल, वैश्वीकरण और भारतीय। उल्टा चल रहा है क्या इसमें? यही ना चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के बाद 4 आ रहा है, इसमें भी उल्टे ही दिया हुआ है, अपन भी उल्टे चल रहे हैं। सही है, उल्टे लोग उल्टी पसंद। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंध को हटाने के रूप में जाना जाता है। चैप्टर का नाम ही वैश्वीकरण है, तो जाहिर सी बात है। ओए, बाधाओं और प्रतिबंध को हटाना, उदारीकरण। उदारीकरण आएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश संदर्भित करता है, कौन से निवेश को संदर्भित करता है? धार्मिक समारोह पर खर्च किया गया जमीन जैसा, ये वाला जमीन जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा, वो निवेश बताएगा। निवेश की परिभाषा बताई मैंने। इसी वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया, 1991। याद रखिएगा 1991। अगर भैया से याद रख सको तो अंकित भैया का बर्थ ईयर है 1991, है ना, तो उससे याद रहेगा। उसी टाइम उदारीकरण की प्रोसेस हुई थी। भैया उसी टाइम भारत में प्रवेश करे, उदारीकरण की प्रोसेस। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनियां जाती है तो छोटी मछली को खा लेती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछली को खाती हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले मुख्य कारकों में से कौन सा एक कारक है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के कारण ही बंदा अमेरिका के बंदे से बात कर रहा है लाइव यहाँ पर बैठे बैठे। खालिस्तान, नौकरी में अवसरों में वृद्धि खालिस्तान का प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। एक खालिस्तान, बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक उत्पादन, स्वामित्व या नियंत्रण करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की डेफिनेशन भी आ गई यहाँ पर, चाहो तो इसी को याद कर लेना। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है, कॉमा लगाना, एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। उदाहरण में लिख सकते हो टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टेस्ला वगैरह वगैरह। टेस्ला बहुराष्ट्रीय, हाँ कनाडा में भी है। आयात पर कर का खालिस्तान उदाहरण है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक, व्यापार अवरोधक। वैश्वीकरण के तहत वस्तु और सेवाओं की आवाजाही खालिस्तान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच। हम लोग आपस में बातें कर रहे हो। खालिस्तान देशों की भौगोलिक सीमाओं के पार माल के आदान प्रदान यानी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण नहीं, विदेशी व्यापार।
विदेशी व्यापार आएगा। विदेशी व्यापार देशों की भौगोलिक सीमाओं के व्यापार पार आदान प्रदान यानी खरीद बिक्री को संदर्भित करता है। सही गलत, दो देशों के बीच एकीकरण सामाजिकरण के रूप में जाना जाता है। नहीं, सामाजिकरण कहाँ से आ गया, वैश्वीकरण। उद्योगों का विनिमय भारत में से शुरू किया गया आर्थिक सुधार की एक विशेषता है। सही है। जीएनपी में वृद्धि उदाहरण का सकारात्मक प्रभाव है। जीएनपी जीएनपी के जीडीपी, जीडीपी होता तो सही हो जाता, जीएनपी लिखा तो गलत है। भारत में गरीब लोग वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं होते हैं। सही है। भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में भैया हाँ, भैया चौथा तो सही होगा ना। गरीब लोग, हाँ यार, गरीब लोग छोटे उत्पादक तो ही ना होते हैं। मैं छोटे उत्पादक समझ रहा था, लिखा गरीब लोग हैं, मैं दिमाग में चल रहा था छोटे उत्पादक। वो गरीब गरीब बोल के वो नहीं समझोगे। भारत में गरीब लोग, सही है, गरीब लोगों को फायदा होता है भाई, सब सस्ती चीजें मिल जाती हैं वैश्वीकरण के कारण से और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं। भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रमिक को रोजगार देते हैं। हाँ सही, कृषि के बाद लघु उद्योग ही सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। जोड़ियों का मिलान करें। करगिल फूड, अरे वाह बहुत अच्छे। करगिल फूड को पारेख फूड ने उदाहरण से आया था चैप्टर में, दोनों ने एक दूसरे को ऑक्यूपाई किया था तो वो उसका लिया। फोर्ड मोटर्स चेन्नई में, चेन्नई में लगाया चेन्नई था में अपने को। प्लांट लिया था। हाँ, 1700 करोड़ का इन्वेस्ट है। नई आर्थिक नीति विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए उद्योग और व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना 1991 में हुआ फिफ्थ था। में तो उदारीकरण आएगा ना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उदारीकरण। हाँ, उदारीकरण सही है। और नई आर्थिक नीति विदेशी, नई आर्थिक वो नीति, वैश्वीकरण। भैया तीसरे का शायद 1991 आएगा। हाँ भैया। भैया और चौथे का उदारीकरण आना था। हाँ ये सही है, चौथे का उदारीकरण आएगा। हाँ हाँ भैया, वो प्रतिबंधों से मुक्त। प्रतिबंध से मुक्त करना उदारीकरण। मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी। नई आर्थिक नीति विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, फिर इसमें क्या आएगा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के अभी लिए। 1991 में प्रतिरोध हटाया था ना। हाँ हाँ तो हो सकता है ना इसमें आए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1991। ये कंफ्यूजिंग कर रहा है भैया यार। विदेशी वाले में वैश्वीकरण आएगा भैया, और नई आर्थिक नीति में आएगा 1991। तो भैया वो बुला रहे हैं ना निवेश, तो थोड़ा वो प्रतिरोध हटा रहे हैं, हो सकता है। हाँ गलत हो सकती हूँ मैं। आंसर देख लेते हैं यार, इतना दिमाग नहीं चल रहा। भैया जय सही बोल रहा है वो। ये कंफ्यूजन वाली भैया हाँ, नई ठीक है। आर्थिक रीति, हाँ कंफ्यूजन करने वाले हैं तीनों चीजें। देखो सीधी सी बात है, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में बनी भारत में, जो जिसमें सबको अलग अलग कर दिया था, है ना। उद्योग और व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना उदारीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही है, ये बाधाओं को दूर करना उदारीकरण कहलाता है। और बचा हुआ है विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना जो है वो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना वैश्वीकरण कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन। वैसे गलत है लेकिन ऑब्जेक्टिव वही बचा हुआ है, इसके कारण से